हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास 23 में सैलरी के लिए। आज इस चैप्टर 3 की मैं लास्ट क्लास लेने वाला हूं। इसके बाद में मैंने इसमें दो बड़े क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं, जिसके हम बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने स्टडी कर रहे हैं, अलाउंस, प्रोग्रेटिव फैसिलिटीज़ वगैरह, उनके बारे में कुछ टॉपिक हैं, वो हमें इससे कंसेप्ट समझने को मिलेगा हमें। इसके बाद में बाकी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स है, वो आप लोगों को सोल्व करने हैं। यदि आपको प्रॉब्लम आती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आप बता सकते हैं कि सर मेरे अकॉर्डिंग ये अमाउंट की मेरे अकॉर्डिंग ये आ रही है और इसमें ये क्यों लिया गया, या फिर ये अमाउंट कहाँ से आई है। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्व कराना, प्रत्येक टॉपिक को सोल्व कराना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, वो अपने यहाँ प्रैक्टिकली यहाँ संभव नहीं है ऑनलाइन वगैरह, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर हमें पहले से काफ़ी नोट्स वगैरह प्रिपेयरिंग करनी पड़ती है, तो उससे टाइमिंग ज़्यादा लगती है। चलिए हम आज के इस एग्जाम्पल आ जाएँ। एग्जाम्पल से पहले आपको ये बता देते हैं कि एक ये फॉर्मेट है, ये कोई आपको मतलब याद नहीं करना है, बट एक वर्बली निगाहों से हम देखना है कि आपको जो फॉर्मेट है, कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल सैलरीज ऑफ मिस्टर, आपको ये लिखना है फॉर द असिस्टेंट ईयर, लिखना है कि भाई किस असिस्टेंट ईयर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। ये फॉर्मेट है, यदि आप ये इसका फॉलो नहीं करते हो तो इसके भी मार्क्स कट जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आपको लिखना ही है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी इसका नाम है वो क्वेश्चन में दिया पड़ेगा। मिस्टर विमलेश है, कमलेश है, जो भी नाम है, कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल सैलरीज ऑफ मिस्टर ये फॉर द असिस्टेंट ईयर क्या है, 2015, 16, 17, 18 जो भी है। आप जैसे असिस्टेंट ईयर यहाँ 2020-21 आएगा आपके लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के व्यू से 2020-21 आएगा असिस्टेंट ईयर। अब इसके बाद में बताऊँ कि जो सैलरी वगैरह होती है वो आगे जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ तीन चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। मेनली आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ पहला पार्ट है, हम सैलरी लेंगे। सैलरी के अंदर बोनस, फीस, कमीशन वगैरह आ गए, तो हम ये गए सबको ऊपर लिख देंगे। इसके बाद हम दूसरा लेंगे अलाउंसेस, तो 1 हो गया सैलरी, दूसरा लेंगे हम अलाउंसेस, और तीसरे नंबर पे लेंगे परक्यूटेस, जो आपकी फैसिलिटी है। इन सबको टोटल करने के बाद में जो आपको आएगा वो है ग्रोस सैलरी। आपको याद नहीं करना है कि इसमें क्या आएगी क्या नहीं आएगी, आप बड़े सर से निगाहों से देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारी चीज़ें लिखनी है। यदि अलाउंस है तो उसे यहाँ पर लिखना है, सैलरी का पार्ट है तो यहाँ लिखना है, और यदि फैसिलिटी तो यहाँ लिखना है। ये किससे पता चलेगा कि वो अलाउंस है, सैलरी से? तो भाई इसके बारे में तो डीपली स्टडी कर ही चुके हैं ना, हमने फैसिलिटीज़, अलाउंस वगैरह सब कुछ पढ़ी है। परक्यूटेस की बात करूँ तो उसकी मेरी शायद 7-8 क्लास हो गई थी। अलाउंसेस की बात करें तो 4-5 क्लास ली थी हमने। सैलरी की स्टार्टिंग के अंदर 1-2-3 क्लास ली थी। इस अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी क्लासेस अपने पास में हो चुकी है इनके ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा उसका नाम से ही कि हमारी ये फैसिलिटी है, अलाउंस है, या फिर सैलरी का पार्ट। इन सबको तीनों को जोड़ने के बाद में जो आएगा उससे बोलेंगे अपने ग्रोस सैलरी। कुछ चीज़ इसमें और दी है, वो अपना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमारे पास में। आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये चीज़ है हमारे पास में, कि आपकी ग्रोस सैलरी आएगी आपके पास में। ये सब तो चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई रहती है, कभी नहीं भी दी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप प्रॉपर्टी ले हो, सैलरी, यदि सैलरी आप छोड़ना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको कोई और चीज़ प्रॉफिट आपने मिला हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो चैप्टर अंडर सेक्शन है, अंडर सेक्शन 16 है, उसके अंदर है ना चैप्टर 6 के अंदर बताया गया कि हमको कौन कौन से जो डिडक्शन जो अलाउ है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, वो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है, ये सब आपके लिए माइनस करूँगा। उसके बाद जो आपकी इनकम बचेगी वो होगी टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी आपकी स्लैब रेट है 10%, 15%, 20%, वो रेट ऑफ कंपटीशन करना वो आगे बाद में बताया गया है, तो वहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए एक एग्जाम्पल है 3.27, तो उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं केवल इसका इंग्लिश वर्जन ही ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। यहाँ पर मिस्टर एक्स, तो एक्स का नाम आ गया है, तो आपको लेना है कंपटीशन ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स हु इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी गेट्स 6,000 पर मंथ। अब देखिए हर एक लाइन के अंदर आपके आंसर छुपे हुए हैं, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर यदि कर्मचारी ये चीज़ में समझाया गया, तो हमारा इस सैलरी यहाँ पर टैक्सेबल, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। ये कि आपको क्वेश्चन पता कैसे लगा भाई सैलरी हेड में, क्योंकि 6,000 पर मंथ एज ए सैलरी, तो सैलरी आ गई यहाँ पर। अब देखिए किसी कंपनी में एम्प्लॉई है, ये नहीं बताया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी। यदि कंपनी गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, कोई सी कंपनी में एम्प्लॉई है वो, तो उसका जो अपन जो प्रीवियस ईयर लेंगे वो 1 अप्रैल से लेंगे। ये हमको पहले बताया था, 1 अप्रैल से क्या लेंगे, 31 मार्च। क्योंकि यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब फिर हम क्या लेते हैं, फिर हम 1 मार्च से फरवरी तक जो है वो लेते हैं, उसे बाद में लेते हैं, 1 मंथ पहले चलता है वो। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विथ ए अनफर्निश्ड हाउस हिज एम्प्लॉयर फॉर विच एम्प्लॉयर पेज ए रेंट 2,000 पर मंथ बट रिकवर्स ओनली 1,250 रुपये पर मंथ फ्रॉम एक्स। तो यहाँ बताया गया है कि उन्हें एक अनफर्निश हाउस मिला है, फर्निश नहीं अनफर्निश हाउस मिला हुआ है। तो फर्निश हाउस है, चलो ठीक है सब, अनफर्निश हाउस मिला हुआ है, और एम्प्लॉयर पेस एज ए रेंट है 2,000 पर मंथ। तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर है, जो उसका नियोक्ता है, जिससे उसको मिला हुआ है, जो कंपनी, एक तरह से कंपनी मानिए, कंपनी 2,000 पर मंथ उसके लिए पेमेंट करती है।
बट उससे जब रिकवर करने की बात आती है तो वो रिकवर जो कर रही है वो केवल 1250 रुपये पर मंथ ही रिकवर कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि साफ साफ से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपकी फैसिलिटी बनने जा रही है, क्योंकि भाई 2000 पर मंथ तो वो चुका रहा है खुद एम्प्लॉयर, जबकि आपको दे रहा है कितने पर है, 1250 पर, या वो कम पर प्रोवाइड करा रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन अपन बाद में करेंगे। उस टॉपिक को अपन को आपको जब ऐसी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके जो मेरा प्रीवियस वीडियो है जिसके आपने नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स को हमको देखना होगा, जो PDF है उसमें देखना होगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा कि कब कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होने वाली है। इसके बाद में देखिए और बहुत सारी चीज़ें इन्हें मिलती है। DNS अलाउंस मिला है 1200 रुपये पर मंथ, या नहीं बोला है कि ये ना रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है या नहीं है। कुछ नहीं बोलने पर हम ये मानेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये HRA कैलकुलेशन में या बहुत सारी जगह जो फर्निश अनफर्निश हाउस की वैल्यूएशन जब करते हैं तब काम आता है कि हमें ये कंसिडर करना होता है कि ये रिटायरमेंट का पार्ट है या नहीं है। कुछ नहीं बोला है तो हम नहीं मानेंगे। 3 मंथ एडवांस सैलरी इंक्लूडिंग DNS अलाउंस विच इज रिसीव्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर था उसके लास्ट डे पर आपने एडवांस सैलरी ली। एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है आपके लिए, जब आपको मिलेगी तभी टैक्सेबल हो जाएगी जिस ईयर में वो मिल चुकी है। बोनस है 8000 रुपये पर एनम है, मतलब वार्षिक है, तो ये भी टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस है 7500 रुपये पर एनम, 1 अप्रैल 1900 से कंटिन्यू मिला जा रहा है, तो ये भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। ये एग्जम्प्ट हो सकता है लेकिन केवल उन एम्प्लॉय के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, तो यहाँ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो ये नहीं होगा यहाँ पर। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय एट द रेट 6000 पर मंथ, तो इन्हें पेंशन भी मिल रही है। फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब ये पहले कहीं और भी कर्मचारी हुए तो वहाँ से इन्होंने रिजाइन कर दिया, वहाँ से जॉब छोड़ दी और अभी तक वहाँ से इनको पेंशन मिल रही है, तो 600 रुपये पर मंथ पेंशन मिल रही है। ऐसा हो सकता है एक आदमी 3 4 10 जगह काम कर सकता है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया था। इस स्वीपर हैज बीन प्रोवाइडेड टू हिम बाय हिज एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग द हाउस एंड सैलरी बीइंग द 125 रुपये पर मंथ इज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो इनको एक स्वीपर वगैरह मिला हुआ है, तो आपको पता था कि ये सब ये टैक्सेबल होएगा हमारे पास में, तो 125 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशन पर इसे काउंट कर लेंगे। अब इसके बाद में ही इज आल्सो प्रोवाइडेड विथ ए फैसिलिटी ऑफ मोटर कार विथ ए ड्राइवर 8.6 लीटर CC बाय हिज एम्प्लॉयर विच इज इशूड बाय द हिम बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज, ऑल द एक्सपेंस कार आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो देखिए आपको यहाँ पर कार मिली हुई है, तो कार के बारे में सिंपल से बताया गया था कि आपकी फैसिलिटी की वैल्यू ये दोनों यूज में ले रहे हो, तो आपको बताया गया था कि आप 2400 रुपये होगी या फिर 1800 रुपये होगी। तो 8.6 लीटर तक है तो फिर आपको 1800 रुपये पर मंथ होगी, दोनों काम के अंदर आ रहे हैं। ऑल एक्सपेंस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, सारे खर्चे कौन उठा रहा है, आपका नियोक्ता खर्चे उठा रहा है आपके। तो यहाँ पर कार की फैसिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1800 रुपये पर मंथ। आपको ड्राइवर और मिला हुआ है, विद ड्राइवर बोला गया है, यहाँ पर वर्ड यूज किया है विद ड्राइवर, ये देखिए विद ड्राइवर, तो विद ड्राइवर के 900 रुपये पर मंथ आप और एड कर देंगे इसके अंदर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन 200 पर मंथ पर चाइल्ड, तो आपको चिल्ड्रंस अलाउंस मिल रहा है, चिल्ड्रंस फैसिलिटी नहीं है, अलाउंस नाम से चला अलाउंस मिला है। तो अलाउंस आपके लिए इसका एक चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पर बताया कि ये 2 बच्चों के लिए ही एग्जाम्प्ट है और एक बच्चे के लिए 100 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट है, तो साल बने 12 महीने तो कितने रुपये आपके लिए एग्जाम्प्ट बनेंगे, ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम्प्ट होगी। बाकी अमाउंट आप टैक्स हो आपको मिल कितने रहे, 200 रुपये मिल रहे हैं पर चाइल्ड और 2 बच्चे हैं आपके पास में। ही हैज़ टू वर्क इन अ नेचुरल क्लाइमेट ऑफ माइंस इन धानबाद, हैंस द एम्प्लॉयर हैज गिवन तो अंडरग्राउंड अलाउंस 8 रुपीज़ 1000 पर मंथ। आपको 1000 रुपये अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है और अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होता है, मतलब 200 रुपये आपके लिए टैक्सेबल बन जाएगी। ही वॉच गिवन ए रेस्ट वॉच एज पर गिफ्ट बाय, तो 4500 रुपये का है, जिसके 4500 रुपये गिफ्ट वॉच आपको मिला, थी एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि 5000 रुपये से कम है, आपको ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको गिफ्ट का नियम आया था कि 5000 रुपये से कम है तो फिर वो टैक्स फ्री में आ जाएगा। द कंपनी हैज एडवांस एन इंटरेस्ट फ्री लोन 50,000 टू मिस्टर एक्स फॉर पर्पज ऑन एन ओल्ड कार 1/12/19। तो आपका ईयर चल रहा है प्रीवियस ईयर, यदि आप बात करें तो प्रीवियस ईयर हमारा 19-20 चल रहा है, 19-20 से मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। तो आपने 1 दिसंबर को लिए तो 4 महीने के, दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने के लिए आपका हो गया। मिस्टर एक्स हैज बिन रेगुलरली रीपेइंग द लोन इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो प्रत्येक मंथ के एंड के अंदर 2000 रुपये पर मंथ चुका देता है। इसका नियम ये था कि मंथ के अंत में जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर ही ब्याज लगाएंगे। जैसे यहाँ 50,000 लोन लिया दिसंबर में, उसी मंथ में आपने 2000 चुका दिया, तो अब आपके लास्ट के मंथ कितना बचा 48,000 बचा, फिर अगले महीने कितना बचेगा 46 बचेगा। तो ऐसे करते करते आपको दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का निकालना है। SBI इसके ऊपर 12.05% रेट से पर एनम इंटरेस्ट लेता, तो ये आपके लिए फैसिलिटी मानी जाएगी कि भाई इतना रुपये आपका ब्याज बनता है वो फैसिलिटी मानी जाएगी। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स
for the assessment year 2020-21, assuming that the Mr. X has paid a sum of 1200 रुपये एज अ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये इन्होंने एम्प्लॉयमेंट टैक्स और दिया है, तो ये डिडक्शंस मिलेगा जो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार के ऊपर कर देते हैं वो 1200 रुपये चैप्टर जो 16 है उसमें डिडक्शन मिलता है, जिससे एंटरटेनमेंट अलाउंस का मिल जाता है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट का मिलेगा जो भी मैंने आपको फॉर्म उठाया था उसके अंदर। अब इस क्वेश्चन को अपन पर्टिकुलर वापस से दोबारा से चलते हैं, सोल्व करेंगे। तो देखिए आप कैसे कैसे आप इस फॉर्मेट को जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, मैं आपको आप इस तरह से लिखा करेंगे जैसे आपको जैसा हमने दो फॉर्मेट बना दिया ऐसे। तो आप यहाँ दो एक और लाइन खींचेंगे, तो अब इसके अंदर क्या है, आपको जो पहले सैलरी वाले टॉपिक से वो लिखेंगे, फिर मैंने कहा था अलाउंस वाले लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपन परक्यूटेस लिखेंगे, फिर ग्रोस सैलरी रहेगी, फिर उसमें से अपन डिडक्शन माइनस कर देंगे। तो अब इसके अंदर देखिए हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करें सैलरी 6,000 पर मंथ है, तो 6,000 पर मंथ जो सैलरी आप लिखेंगे वो 12 इंटू करेंगे तो 12 6 के बाद तो 7,200 रुपये आपका पहला आंसर होगा, 7,200 रुपये। अब आप लिखते हुए चलेंगे तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। आप लिखते हुए चलें इसको, भाई सैलरी कितनी हुई 72,000 72,000 रुपीज़ हो गई। फिर बाद में अब यहाँ पर बीच में बात करी गई थी कि आपको 2,000 रुपये रेंट पेड वगैरह, तो ये फैसिलिटीज़ पता है इसको बना, मतलब आपको जब इस सैलरी का पार्ट होगा, मेरे पास जगह कम है, सैलरी है, तो यहाँ अलाउंस के लिए आप मतलब सैलरी के लिए 4 लाइनें छोड़ दीजिए, अलाउंस के लिए 7-8 लाइनें छोड़ दीजिए, फिर बाद में आप परक्यूटेस हेडिंग डाल लीजिए आप परक्यूटेस, फिर उसके अंदर आपको लिखना है पहला ये। अब देखिए कैसे, अब इसको सोल्व करने से पहले अपन इसको इतना जल्दी सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में काम आती है सैलरी। भाई हमें सैलरी का परसेंट निकालना होता है, 7.5% है, 15% है, 10% है, वो हमें सैलरी का निकालना होता है। तो सैलरी का परसेंट निकालने के बाद सैलरी होनी चाहिए, तो इसको अपन अभी सोल्व नहीं कर सकते, इसको आप याद रखेंगे, इसको हमें बाद में सोल्व करना है। दूसरा हमको DNS अलाउंस मिला है 1,200 रुपये पर मंथ, तो DNS अलाउंस 1,200 रुपये पर मंथ, 1200 इंटू आप करेंगे 12, तो ये हो गया 14,400 रुपये, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके लिए सोल्व हो गई है कि 14,400 रुपये ये हो गया DNS अलाउंस। इसके बाद में आपको बताया गया था 3 मंथ्स आपको एडवांस सैलरी मिली हुई है, तो एडवांस सैलरी DNS के साथ में मिली हुई है, तो 6,000 तो ये और 1,200 रुपये मतलब 7,200 रुपये हो गए एक महीने की, और ये आपको 3 मंथ की एडवांस हो गए, तो एडवांस की है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 21,600 रुपये। तो ये आपकी सैलरी 21,600, ये 3 टॉपिक तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटाऊंगा। आप लिखेंगे पहले सैलरी ये मिली आपकी, DA ये मिला, एडवांस सैलरी आपको ये मिली। इसके बाद देखिए बोनस 8,000 पर एनम, तो उसी के नीचे लिख दीजिए आप बोनस 8,000 पर एनम, तो ये और ऐड कर देंगे, चौथा पॉइंट आपका 8,000 रुपये। एंड अब बात आ गई है अलाउंसेस की, तो मैंने कहा था 3-4 लाइनें आप छोड़ दीजिए, अब अलाउंस आप हेडिंग लगा रखा होगा आपने, आप क्वेश्चन की तरह थोड़ा कम ध्यान दे हुए एग्जाम में, अलाउंस आप इस हेडिंग लगा दिया, उसमें पहला लिख दें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके अलाउंस। तो अलाउंस की बात कीजिए 7,500 रुपये पर एनम है, तो 7,500 रुपये पूरा टैक्स होगा, 7,500 रुपये आप वहाँ पर लिख दीजिए। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय, तो पेंशन को हम जो सैलरी जो ऊपर लिखा था हमने हेडिंग जो सैलरी लगाया था उसी में लिखी है, जैसे सैलरी के अंदर हमने पहले एक सैलरी निकाल ली थी अपन ने, फिर DA लिख लिया था, फिर हमने एडवांस सैलरी लिखी थी, फिर वहीं पर लिखिए पेंशन, ठीक है। 3-4 लाइन आप आराम से एग्जाम छोड़ते चलेंगे, ताकि आप जो भी वर्ड आएगा वो पढ़ेंगे। इससे क्या अच्छा बना वाला क्वेश्चन कि आपको सैलरी पर्टिकुलर सैलरी कितनी बन रही है, आपको ईजी हो जाएगा आगे सोल्व करने के अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पेंशन, तो पेंशन की बात करें 600 रुपये पर मंथ आइए, हमको 600 रुपये पर मंथ बताया, तो 600 आप इंटू करेंगे 12, तो आगे बन गए 7,200 रुपये पेंशन, तो 7,200 ये और आपके लिए एक नया आंसर हो गया। ये सैलरी के पार्ट के अंदर अलाउंस के नहीं लिखेंगे इसके। फिर इसके बाद में स्वीपर हैज बीन प्रोवाइडेड विद द एम्प्लॉयर प्रॉपर अपकीपिंग ये वगैरह वगैरह 125 रुपये पर मंथ। अब देखिए आपको यहाँ सैलरी 7,200 रुपये बन गई थी, 7,200 सैलरी बन गई थी, तो पहली बात 7,200 रुपये आपकी जब 50,000 ज़्यादा सैलरी बन जाती है तो वो स्पेशल एम्प्लॉय माना जाता है, नहीं माना जाता, मैं बता था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए बताता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए टैक्सेबल होती है, तो हमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को मालूम होना है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए हमारे पास में 3-4 जो बेसिक कंडीशन थी वो बताई गई थी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए कंडीशन ये भी बताई गई थी कि भाई आपके लिए तो कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है वो, या फिर उसके बाद कंपनी के पास में 20% वोटिंग राइट्स वाले शेयर होने चाहिए, या फिर उसकी प्रीवियस ईयर के अंदर जो इनकम है वो 50,000 ज़्यादा होना चाहिए। इनकम आप कैसे निकालोगे, इनकम का बताया गया था कि सारे अलाउंसेस वगैरह सब कुछ आप जोड़ देंगे, एक्सक्लूडिंग PF वगैरह और स्टैंड डिडक्शन वगैरह सारे सब कुछ घटाने के बाद में आपका जो इनकम है 50,000 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो वो नॉर्मली इस क्वेश्चन में 50,000 ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि 72,000 तो आपको वहीं पर मिल रहे हैं, फिर DA और मिला था, सब कुछ मिल रहा था, तो आपको नॉर्मली सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे पता चल रहा है कि वो 50,000 से ज़्यादा आने वाली है आपके लिए। अब इसमें आगे बात करते हैं अपन। तो
तो हमें यहाँ पर एक फैसिलिटी मिली थी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस फैसिलिटी मिली थी किसकी, एक स्वीपर की फैसिलिटी। तो स्वीपर की जो फैसिलिटी है वो टैक्सेबल होती है आपके लिए, ठीक है। स्वीपर की फैसिलिटी आपके लिए टैक्सेबल है, 125 रुपये पर मंथ, 125 रुपये पर मंथ आप इसे एंटर करेंगे 12 से। तो स्वीपर की जो फैसिलिटी है 125 रुपये पर मंथ, स्वीपर की फैसिलिटी वो आपकी आ जाएगी 1500 रुपये, नहीं जाएगी 1500 रुपये। ये पहला आपका आंसर हो गया, फैसिलिटी का आंसर हो गया। इससे आप फैसिलिटी हेडिंग जो आपके परक्यूटिस लिखे हुए हैं वहाँ पर आप लगाएंगे, परक्यूटिस के अंदर आप इसे लिखेंगे कि भाई आपके लिए टैक्सेबल है या नहीं है। इसके बाद में बात करेंगे अपन चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस की। तो अलाउंसेस मैंने हेडिंग लगा रखा है ऊपर, उसके अंदर जाकर से लिखेंगे आप एजुकेशन अलाउंस के अंदर। वहाँ पर कैसे लिखेंगे, आपको रिसीव्ड अमाउंट लिखेंगे भाई जो एजुकेशन अलाउंस है वो कितना मिल रहा है आपको। देखिए हम कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। 2 बच्चे हैं आपको और एक बच्चे पे 200 रुपये मिल रहा है और 12 पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। तो आपके पास में कितने हो गए, 4800 रुपये। और 2400 रुपये आपका एग्जाम्प्ट होएगा, क्योंकि आपको लिमिट बताई गई है कैसे कि 100 रुपये एक बच्चे पे एग्जाम्प्ट है, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, और साल भर में 12 महीने, तो 2400 रुपये एग्जाम्प्ट है। तो फिर टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई, टैक्सेबल अमाउंट हो गई 2400 रुपये। इसे आप बाहर निकाल देंगे, जो लाइन है उसके बाहर निकाल देंगे 2400 रुपये को। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। नीचे आंसर दिया हुआ है, आप इसको भी वीडियो जब आगे करें तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर, और आप एग्जाम्पल आपकी जो बुक है उसमें देख सकते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है, तो आपको समझ आएगा कि अमाउंट कहाँ से आ रही है। इसके बाद में ही एज टू वर्क और नेचुरल, तो क्लाइमेट ये बताया गया था कि आप ये विशेष ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर आपको रिडक्शन मिलेगा 800 रुपये पर मंथ का, क्योंकि अंडरग्राउंड स्कीम का काम होता है। तो यहाँ मिलेंगे आपको जो अलाउंस की अमाउंट है वो लिख देंगे आप 1000 रुपये, एग्जाम्प्ट अमाउंट 800 रुपये, तो फिर टैक्स अमाउंट कितनी हुई 200 रुपये, 200 रुपये हम बाहर निकाल देंगे। इसके बाद में यदि बात करूँ तो गिफ्ट की बात आई है, तो गिफ्ट आप एक बार लिखेंगे, गिफ्ट आप लिखेंगे फैसिलिटीज़ के अंदर आप इस गिफ्ट को लिखेंगे 4500 रुपये, लेकिन फिर लिख देंगे वहीं पर एग्जाम्प्ट ड्यू टू बिलो 5000। तो 4500 रुपये आपके एग्जाम्प्ट हो गए, क्योंकि आपको ये 5000 से कम का गिफ्ट है इसलिए। द कंपनी है जो एडवांस इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो लोन की बात करी जाती है, तो ये भी एक फैसिलिटी है। तो फैसिलिटी के लिए हम काउंट करें, लोन की फैसिलिटी कैसे काउंट करेंगे, तो हम देखिए कैसे कैसे काउंट करें। तो पहले मैंने बताया था आपको 50,000 रुपये लिया है हमने दिसंबर के अंदर, तो दिसंबर का ब्याज 50,000 में 48,000 हो गया, क्योंकि वो उसी मंथ के एंड के अंदर उसने 2000 चुका दिए। तो मंथ के एंड में कितने, देखो एंड ऑफ द ईच मंथ 2000 अभी चुका दिए पर मंथ, फिर कितने 48,000 बचे। फिर अगले महीने कितने बचेंगे 46 बचेंगे। फिर अगले महीने कितने बचेंगे, ये दिसंबर, ये जनवरी, ये फरवरी के लिए ये, और ये मार्च के लिए फिर 42,000, 42, 44, 48,000 रुपये, ये आपके लिए बैलेंस बच रहा है। इन सबको हम जोड़ेंगे और 1/12 करेंगे, सब एक महीने में ब्याज लगेंगे और 12.05 की रेट से आप इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 12.05 ये SBI की रेट क्वेश्चन में किया हुआ है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 1807.50। तो 1808 रुपये से राउंड ऑफ में कर देंगे कि 1808 हमारे पास में आंसर आ रहा है। ये आप इसे सोल्व कर लेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसी मंथ में वो चुका है तो 48 बचेगा, फिर 46, 44 ये। यदि अगले नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को जमा कराता तो फिर यहाँ 50 आता, फिर बाद में यहाँ पर 48, इस तरह से अलग अलग अमाउंट आती। वो हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल पहले भी इसके सोल्व करके देखे हुए हैं। अब इसके बाद में देखो बात का आती है सबसे जो चीज़ है वो हमने छोड़ दी थी, वो उसके लिए हम हिसाब से ऊपर वापस चलते हैं। हमारे पास में बात बताई गई थी कि हाउस की फैसिलिटी की बात करी गई थी कि हाउस की फैसिलिटी के लिए हम बात की जा रही है। तो मैंने बताया हाउस की फैसिलिटी को सोल्व करने से पहले हमें क्या सारी सैलरी पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं। तो अधिकतर सारी सैलरी हमने निकाली है। हाउस के अंदर जब हम सैलरी जो वर्ड काम लेते हैं सैलरी, वो मैं आपको बता दूँ कि जो सैलरी जो वर्ड था वहाँ पर वो ये बताया गया था हमको सैलरी कि आपको DA वगैरह DA वगैरह जो बेसिक मिटाने दो से आपको बेसिक लेना है, आपको उसके अंदर DA लेना है, लेकिन DA यदि रिटायरमेंट का पार्ट हो तो ही लेना है आपको, और सारे बोनस लेना है, सारे कमीशन लेना है, सारे अलाउंसेस लेना है, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है तो जाकर आपकी सैलरी बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी सैलरी निकालेंगे कि हमारी साल भर की सैलरी हमारी कितनी बनी है। देखो हमारे पास में यहाँ पर जो बेसिक जो पेमेंट मिला है हमारे पास में, यदि मैं बात करूँ तो इस पर्पज़ से परक्यूटिस फैसिलिटी के पर्पज़ से हमें सैलरी काउंटिंग करनी पड़ेगी कि हमारी सैलरी कितनी बन रही है। तो हमारे पास यहाँ बेसिक की बात करूँ तो बेसिक मैंने पहले निकाला है वायदा 72,000 कितना है तो 72,000 वो हमने निकाल चुके हैं। इसके बाद में DA बताया गया था, DA को हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो उससे हम छोड़ देंगे,
ठीक है, उससे हम छोड़ देंगे। एडवांस सैलरी हम यहाँ नहीं लेते हैं, तो 21,600 रुपये जो तीसरा आंसर मैंने लिखवाया वो भी हम छोड़ देंगे। यहाँ पर एडवांस सैलरी इसमें काउंट नहीं करते हैं हम यहाँ पर। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए जो HRA है, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है, HF है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो हम काउंट करें उसके लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे उसे। इसके बाद में हम बात करते हैं बोनस की। तो बोनस हमें 8,000 दिया था, उसे हम काउंट करेंगे। कमीशन यदि होता है उसे हम जोड़ लेते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस की यदि बात करी गई तो 7,500 दिया गया, तो उसे हम यहाँ पर लेंगे, 7,500 रुपये हम उसे लेंगे। इसके बाद में हमें बताया गया था कि हमें पेंशन मिलती है, तो पेंशन हमें जो भी पेंशन मिली 7,200 रुपये, 600 रुपये, तो उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, पेंशन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद में हमारे जो भी अलाउंसेस का जो टैक्सेबल पार्ट है, तो एक अलाउंस का भी हमारा टैक्सेबल पार्ट 2400 रुपये आया था, और दूसरा जो अलाउंस था उसका 200 रुपये पर मंथ आया था। भाई उससे 1,000 पर मंथ मिल रहा था, उससे मैं इतना ही सोल्व किया था कि 1,000 मिल रहा था, 800 रुपये पर मंथ एग्जाम था वो, तो 200 रुपये टैक्सेबल हो गया था, 200 रुपये टैक्सेबल हो गया, तो उससे 12 से इंटू करें तो उसका आंसर रुपये 2400 रुपये हो जाएगा। तो इन सबको यदि आप जोड़ेंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं थे। पर्क्स परक्यूटर्स को हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। जो इसका जो डेफिनेशन थी भाई आपकी सैलरी डेफिनेशन है, सैलरी डेफिनेशन में आपका बेसिक है, DA हमको तभी लेना जब रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो, सारे बोनस, सारे कमीशन, सारे अलाउंसेस आपको लेने हैं। अलाउंसेस का वो पार्ट लेना है जो आपके लिए टैक्सेबल है। परक्यूटर्स को हम यहाँ जोड़ेंगे नहीं, हम उसको ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर। तो जब आप इन सबको आप लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 99,500। इन सबको टोटल करेंगे कितना आएगा, 99,500। यह आपकी सैलरी हो गई। किस पर्पज़ के लिए, HFA के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। अब देखिए हम अब HFA आते हैं। सबसे पहली बात है, देखो यहाँ पर नियोक्ता का खुद का मकान नहीं है भाई, इसके लिए फैसिलिटी आपको देखना पड़ता था। मकान की फैसिलिटी की सबसे पहले भाई वो नियोक्ता का मकान है या कहीं बाहर से लेकर दे रहा था। यहाँ बताया गया है कि वो उसका मकान नहीं, कि वो खुद भी उसके लिए किराया दे रहा है। इसी कंडीशन में बताया गया था कि आप सैलरी का 15% लीजिए, या फिर आप लीजिए वहाँ पर जो एक्चुअल रेंट वो चुका रहा है वो कितना उसके लिए चुका रहा है, वो दोनों में से जो भी कम है वो जो भी है वो आपके लिए एग्जाम्प्ट माना जाएगा। देखिए, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। हमारी सैलरी तो बन गई थी कितनी, 99,500 रुपये, ठीक है। सैलरी कितनी बन गई, 99,500। तो हमारा आंसर एम्प्लॉयर का हाउस नहीं है, इस केस का हम इसका 15% निकालेंगे, उसका 15% हमारे पास आंसर आएगा 14,925 रुपये। और दूसरा आंसर में बताया गया था कि एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर्स के लिए कितना पेमेंट चुका रहा है, तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से वो चुका रहा है 12 महीने के लिए 24,000 रुपये। तो इन दोनों में से जो भी कम हो वो फैसिलिटी का वैल्यूएशन माना जाएगा। अब आपको ये याद नहीं आ रहा हो तो आपको पहले प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, मेरे जो नोट्स देखने पड़ेंगे। वहाँ पर मैंने बताया था कि जब ओनर उसका मालिक नहीं है, कोई अदर व्यक्ति, उसका बाहर वाला व्यक्ति उसका मालिक है, तब 99,500 सैलरी हम लेंगे, सैलरी का 15% निकालेंगे, वो आ गया ये। तो दोनों से कम कितना है, 14,925। ये हमारे लिए टैक्सेबल होगा 14,925। तो 14,925 हमारे लिए टैक्सेबल है, 14,925। अब इसमें से हम माइनस करते हैं कि कोई रिकवरी यदि हमसे कर ली गई है तो यहाँ पर आपको बताया गया कि 1,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से साहब हमसे रिकवरी कर ली, तो 1,250 के हिसाब से और मल्टीप्लाई बाय करेंगे आप 12 मंथ से, तो इसका आंसर आएगा 15,000। तो आपसे रिकवरी ऑलरेडी ज़्यादा कर ली, तो अब ये फैसिलिटी आपके लिए मानी नहीं जाएगी, मतलब इसकी वैल्यूशन आप नील मान लेंगे। अब माइनस का आंसर आप नहीं लिखेंगे, आप इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस के आप 75 रुपीज़ आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हमारे 14,925 है, ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने हमने इससे ज़्यादा वसूल कर लिया है, तो हम फैसिलिटी वैल्यू क्या मानेंगे, नील मानेंगे। ठीक है, आपको वो ऐसे नहीं दिखेंगे आप यहाँ पर कि वो 2,000 रुपये पर मंथ चुका रहा है तो 1,250 रुपये माइनस कर देंगे सीधे उसमें से, ऐसे नहीं करेंगे। पहले हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे कि क्या पेमेंट वो चुका रहा है वो, और वहाँ की जो फॉर्मूला की 15% है, जो भी आपको वैल्यूएशन करना है उससे हम करेंगे। तो 15% ने निकाला 14,925, दोनों में कम था वो ये आया 14,925। ये वैल्यू आ गई, वैल्यू फैसिलिटी आ गई। वैल्यू फैसिलिटी हमने देखा कि उसने रिकवर कर लिया इतना, तो अब आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट होगी नील। इसका आंसर आएगा नील। यहाँ आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा वहाँ पर कि आपके आंसर नील कैसे हुई, और नीचे जो वर्किंग नोट है उसमें लिखना पड़ेगा कि हमारे पास नील कैसे बना है। इस प्रकार हम देखिए हमारे पास में सारी जो चीज़ें वो हमने सब काउंट कर ली है। तो इन सबको आप ऐड करेंगे, जो भी ऊपर जो मैंने सारी चीज़ें लिखाई है, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें लिखाई है, तो आपके पास में ग्रोस सैलरी निकल कर आएगी। तो ग्रोस सैलरी यदि मैं इसको टोटल करूँगा तो ग्रोस सैलरी जो मेरी निकल कर आएगी, किन तीन चीज़ों का टोटल आ रहा है ग्रोस सैलरी के अंदर, ग्रोस सैलरी का टोटल है, अलाउंसेस का टोटल है और परक्यूटर्स का टोटल है। इन तीनों टोटल जो निकल कर आएगा वो आएगा 171
208 ये मेरा टोटल निकल कर आएगा, 1,71,208 रुपये। अब इसके अंदर से हम चैप्टर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 16 के अंदर। तो पहला तो अपन मिला स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको आज का लिमिट हमेशा क्वेश्चन में 50,000 होगी अपने वाले ईयर के लिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को दिया गया है और वो कितने दिया, सैलरीड पर्सन को दिया, सभी सैलरीड पर्सन को कितना दिया हुआ है, 50,000 पर मंथ। दूसरा हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट हमारे पास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ये रहा 1,200 रुपये पर मंथ, सॉरी 1,200 रुपये पर ईयर, तो 1,200 रुपये, ये दोनों अमाउंट हम लेक्स कर देंगे। इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ये आपके प्रीवियस ईयर के ऊपर एप्लीकेबल है। यदि असिस्टमेंट ईयर 20-21 के आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ 50,000 रुपये आपको हर बार मिलेगा। इससे पहले इसकी लिमिट 40,000 थी, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में अलग से बोलेगा नहीं भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपये वाला देना है या नहीं देना है, ये आपको देना ही देना है। और 1,200 रुपये अलग से बोलेगा तो ही अपन देंगे, जैसे हम 1,200 रुपये दिए हैं तो दे दिया टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 1,200 रुपये हमने माइनस कर दिया। तो इसके बाद इन दोनों को घटाने के बाद जो इनकम बचेगी वो बचेगी 1,20,008 रुपये। तो 1,20,008 रुपीज़ से आपके पास आंसर आएगा, वो आपके लिए टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। अब ये आपको तभी समझ आएगा जब आपके पास बुक हो, क्योंकि बुक के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहेगी, इस तरह से आंसर लिखा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको नोट कराई है, जैसे मैं बात करूँ इन सब चीज़ों को मैंने कैलकुलेशन कराया, आपको XYZ से कैलकुलेशन कराई है। ये सब अमाउंट मैंने निकाली। यहाँ पर कार की फैसिलिटी शायद मैंने नहीं कराई है आपको, कार की फैसिलिटी मैं बता दूँ, कार की फैसिलिटी मैंने बताया था कि वो 1.cc तक है, तो 1,800 रुपये तो उसके हो जाएंगे पर मंथ, और 1,800 दिए और प्लस 900 रुपये उसके, तो ये कितने हो गए हमारे पास में 2700। 900 रुपये ड्राइवर सर्विस मिल रहा है ना, इसका 27 रुपये। तो 27 रुपये सारे खर्चे वो खुद वो एम्प्लॉयर वन कर रहा है, पूरे ऑल एक्सपेंस बॉन्ड बाय एम्प्लॉय लिखा हुआ रहा है, तो 27 रुपये मंथ ये। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 12 से, तो आपका आंसर आएगा 32,400 रुपये। तो ये कार की फैसिलिटी हो जाएगी। इस प्रकार हमारे पास जो सारे आंसर है वो मैंने आपको सोल्व करा दिए, फिर इसके बाद से माइनस करेंगे। देखो इस तरह से आपको जो टिप्पणी है या वर्किंग नोट में लिख कर आना है हर एक टॉपिक के बारे में, भाई हमने इसे क्यों लिखा है क्यों नहीं लिखा है, जैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप इनको पढ़कर भी कोई सा एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा कि हर एक एग्जाम्पल सोल्व कर रहा हूँ, मैं आपको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, भाई यहाँ पर ये नहीं लिया है क्यों नहीं लिया है, तो आप मुझसे उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, उसे कैप्चर करके मेरे को मोबाइल पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। और आप पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पूरा क्वेश्चन तो बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। तो आपको बस पर्टिकुलर टॉपिक में सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है और ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। आपको मेरे जो रूल्स रेगुलेशन है वो बार बार देखने पड़ेंगे, याद करने रटने की जरूरत नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को 8-10 क्वेश्चन आप जब सोल्व कर लेंगे पूरे ईमानदारी से, तो सारे एग्जाम्पल सारे जो थ्योरी आपने पढ़ी वो पूरी आपके माइंड में सेट हो जाएगी और फिर आप भूले से भूली नहीं जाएगी वो। तो इस प्रकार से कर्मचारी के ये एक विशिष्ट कर्मचारी था कि देखो ये विशिष्ट कर्मचारी, इसके हमने इसलिए इसकी जो फराश जो सुविधा मिली हुई थी इसे कार सुविधा वो इसके लिए टैक्सेबल होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल में लिया है यहाँ पर, श्री चटर्जी 1991 जयपुर टेक्सटाइल्स कंपनी सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। अब देखिए ये 1991 में जो किससे बात कर रहे हैं कि उस समय से जयपुर टेक्सटाइल्स कंपनी मतलब ये प्राइवेट व्यक्ति में मतलब 1 अप्रैल से आप काउंट करेंगे 31 मार्च तक। अब इन्हें देखो पहला क्वेश्चन बताया गया, मैं साथ साथ सोल्व करूँगा। 80,000 पर मंथ मिले, जो ये सारी चीज़ें काटने के बाद मिले। इनका इनकम टैक्स काट लिया, ये रिकॉग्नाइज जो प्रोविडेंट फंड था उसमें 9,000 काट लिया गया है इनका, और वेतन का 5% दर से बंगले का किराया काट लिया, सैलरी का 5%। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है आपसे, यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स भी जानना चाह रहा है कि आपको कितना यूज़ कर रहे हो मैथमेटिक्स का। देखिए तो सबसे पहले जब हम बेसिक सैलरी देखेंगे तो मैं इसको नीचे इसी का आंसर ले चलता हूँ आपको नीचे इसके आंसर के अंदर। तो आप देख लीजिए 80, 6 और 9,000, 80, 6, 9,000 तीनों को आप ऐड करेंगे और ये आपका ये बेसिक सैलरी बन गई। देखो ये बन गई, ठीक है, 80,000, 9,000, 6,000। क्योंकि ये सारा जो भी डिडक्शंस आपको हो जाते हैं वो सब सैलरी के पार्ट माने जाते हैं, आप इन सबको ऐड करेंगे। उसने बताया कि 80,000 मुझे कम मिले जब ये सारी चीज़ें काट ली गई मेरी सैलरी, ये नहीं काटते तो मेरी ग्रोथ सैलरी कितनी बन रही थी, 95,000 मिल रही थी। फिर बाद में बताया गया था कि मेरे पास बंगलों का जो रेंट है वो 5% की रेट से मेरे पास में किराया काटा गया है, और वो किसका काटा गया, सैलरी का। एक चीज़ बताइए हमें समझना कि मेरे पास सैलरी होगी, देखिए मेरे पास क्या होगी, सैलरी होगी। तो सैलरी ये सैलरी जो भी होगी मेरे पास में, जैसे मान लीजिए 100 हुई मेरे पास सैलरी, उसका 5% मैंने रेंट काट लिया, तो फिर बाद में मेरे पास में अब मेरे पास कितनी सैलरी मिल रही है, मेरे को 95 मिल रही है। समझना इस चीज़ को। सैलरी यदि मान लीजिए मेरे पास 100 होती, 5% मेरा रेंट कट जाता, फिर मुझे अमाउंट कितना मिलता, 95 मिलता। तो मेरी सैलरी 100 होती तब मेरे को कितना 5% के रेट से मेरे को क्या देना पड़ता,
रेंट देना पड़ता, 5 मुझे रेंट दे दिया, फिर मुझे पास कितना अमाउंट मुझे रिसीव्ड अमाउंट हुई मेरे को 95,000। तो देखिए अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखिए 95,000 आपके पास एक आंसर दिया हुआ है। ये आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ कैसे दिया होता है कि 80,000 रुपये दिए, 9,000 दिए, 6,000 तो जोड़ लिया 95,000 आ गया। हमारे पास में ये वाली अमाउंट नहीं दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें ये वाली अमाउंट दी हुई है 95,000 के अकॉर्डिंग दी हुई है। इस 5 रुपये 5% रेट से रेंट को डिडक्ट करने के बाद वाली जो अमाउंट है 95,000 वो दी हुई है आपको, वही आ गई ये 95,000। तो आपके पास में आपको इसको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा 95,000 5/100 की जगह 95 करना पड़ेगा। क्यों 95 करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 100 वाली वैल्यूशन वहाँ पर नहीं दी गई है, आपको ये नेट जो वैल्यू है आफ्टर डिडक्शन होने के बाद में वो 95 दी हुई है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप 5/995 करेंगे। जैसे आपने पता हो तो जो मैं बात करूँ, आपने को एक मैनेजर कमीशन एक 11th या 12th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तब वहाँ पर आया था, तो ऐसा कमीशन घटाने के बाद में 10% लाभ दिया जाएगा, तो हम वहाँ 10 के बटे 110 कर दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पर काम क्या करता है, जैसे 10 है तो ऊपर 100 में से अपन 10 ऐड कर दिया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा जो डिडक्शंस करने के बाद 95,000 जो अमाउंट है वो दी हुई है, तो इसको आपको 5 आपको यहाँ ऐसे आंसर बनेगा इसका 5 और 100 में से आपको 5 माइनस करने पड़ेंगे यहाँ पर, तो आपको आंसर बनेगा 5/95। ये 5/100 की जगह 5/95 में 95 काम लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा आपके पास में जो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ वो उसको डिडक्शन करने के बाद वाला आंसर दिया हुआ है, सैलरी से काटने के बाद में दिया हुआ है। तो 5/95 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5,000 रुपये। फिर आपका फाइनल आंसर होगा सैलरी कितनी हुई आपकी 1 लाख। तो यहाँ पर इसको भी आप इससे में ऐड कर देंगे, रेंट वगैरह जो भी आपको काट लिया गया, जो भी चीज़ें एम्प्लॉयर ने आप काट ली सब चीज़ ऐड कर देंगे, सब सैलरी का पार्ट है, तो आपकी सैलरी होंगे 1 लाख रुपये। अब आपने अमाउंट ये आपके बाहर निकाल दी 1 लाख रुपये। ये क्वेश्चन सब कुछ दिया हुआ है। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे वापस इंडिविजुअल व्यक्ति मैसेज कर सकते हैं, मैं वापस इसके बाद एक छोटा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो 1 लाख आपके पास यहाँ कंप्लीट होगा, उसके बाद ऊपर चलते हैं वापस। तो महंगाई बताए जो 1,000 पर मंथ है, तो आप DNS अलाउंस लिख देंगे 1,000 पर मंथ, वहाँ लिखा हुआ है नीचे, मैं नीचे नहीं जाऊँगा वापस बार बार। 200 रुपये पर मंथ इसके अंदर क्या था, इसका पार्ट था, सेवा शर्तों का अधीन था, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट था। तो 200 रुपये पर मंथ जब आपको HRA कैलकुलेशन करने हो या फिर आपको कैलकुलेशन करनी हो हाउस रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेशन करनी हो, तब अपन इसकी बात करेंगे। 2 बच्चों के हेतु शिक्षा 150 से प्रति माह प्रति बच्चे की दर से, तो 2 बच्चों के लिए दी हुई है, तो आपको 150 × 2 × आप यहाँ लिख देंगे कितना 12, लेकिन आपको एग्जाम्प्ट कितनी मिलेगी 100 × 2 × 12, क्योंकि आपको 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट है, आप इससे तो इसे माइनस कर देंगे। इसके बाद में बात करेंगे बिक्री पर कमीशन। तो बिक्री पर जो कमीशन है वो 10,000 रुपये, तो इससे भी आप सैलरी लिख देंगे कमीशन को, भाई सैलरी का पार्ट है कमीशन से वहाँ लिख देंगे, और ऊपर वाली चीज़ें अलाउंस के अंदर लिखेंगे। मनोरंजन भत्ता 700 रुपये पर मंथ, ये पूरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने पर इसकी एलोकेशन होती है कि वो एग्जाम्प्ट हमें वहाँ पर मिल जाता। कार्यालय कार्य हेतु यात्रा के लिए 30,000 रुपये और वास्तविक 22,000 रुपये। देखो तो कुछ अलाउंसेज थे, 6-7 अलाउंसेज जो आपको बताया गया था, यदि आपको ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए इस तरह के अलाउंसेज दिए जाते हैं, जैसे डेली अलाउंसेज था एक, इसमें यात्रा के ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी था, ट्रेवलिंग अलाउंस भी था सॉरी, और ऐसे कन्वेंस अलाउंस भी था। इस तरह अलाउंस आपको दिए गए थे जो कि आपको ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए दिए जाते थे। तो उसके लिए बताया गया था जितना आप उसमें से एक्सपेंस कर दोगे उतना आपके लिए एग्जाम्प्ट है। जैसे यहाँ 30,000 मिल गया और इन्होंने 22,000 रुपये ही एक्सपेंस कर पाई है, तो 8,000 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, 30,000 में अलाउंस मिले थे और इसमें से कितने खर्च कर पाए, 22,000 ही कर पाए, तो 8,000 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नियुक्त द्वारा 5,000 मिलेगा, कपड़ा मुफ्त में दिया गया है, तो कोई कपड़ा मिला है जैसे गिफ्ट ही मान लीजिए आप, कुछ भी मिला आपको फ्री में मिल रहा है, तो ये 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये तक हमारे लिए एग्जाम्प्ट था, इस कारण ये टैक्स फ्री रहेगा हमारे पास। यहाँ लिखेंगे 5,000 रुपये, लेकिन हम लिख देंगे एग्जाम्प्टेड। क्यों है एग्जाम्प्ट, क्योंकि हमारा रूल बोलता है कि एग्जाम्प्ट है। वे कंपनी में मकान रहते हैं जिसका उचित किराया 1,500 रुपये प्रति माह। देखो यहाँ आ गया फेयर रेंट, उचित किराया मतलब फेयर रेंट, और मैंने बताया था जब फेयर रेंट बढ़ा जाए तो आप ये मान के चलेंगे कि भाई वो फेयर रेंट कब चुका रहा है, जब उसके पास खुद का मकान है, एम्प्लॉयर का खुद का हाउस है, ओनर है एम्प्लॉयर यदि खुद ओनर है तो वहाँ अलग अलग कंडीशन थी कि भाई आपकी पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख है, 10 लाख से कम है तो 7.5% थी बेसिलिटी की वैल्यू, और 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर बाद में 7.5 थी, हाँ, और फिर 10 से ज़्यादा है तो फिर बाद में थी आपकी 10% और फिर 15%, इस तरह से आपकी रेट दी हुई थी, आपको अलग अलग रेट्स आपको दी हुई थी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए कि भाई आपका मालिक कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया था
कि आपका यहाँ एम्प्लॉयर है वो मालिक है, क्यों फेयर रेंट बढ़ा गया। तो फेयर रेंट वर्ड का मतलब भी क्या है कि वो मालिक है, और यदि एक्चुअल रेंट आता तो क्या मानते हैं, फिर मतलब उसने किराए पे ली हुई है। प्रत्येक माह 400 रुपये प्रति माह का भुगतान भी करता है। कंपनी ने एक चौकीदार रसोईया दिया हुआ है, तो देखो एक चौकीदार रसोईया दिया हुआ है तो ये सब टैक्सेबल होगा हमारा। चौकीदार रसोईया सबके लिए टैक्सेबल होता है, तो 400 रुपये प्रति माह के साथ टैक्सेबल है। तो इसको आप 400 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना, 12 छोड़ता 4,800 रुपये पैसे लग जाएगी। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले सैलरी निकालनी पड़ेगी, और सैलरी का हमें निकालना पड़ेगा। भाई ये शायद जयपुर की बात करें तो जयपुर की जो जनसंख्या है वो 25 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, आप मुझसे सुनिए, जयपुर जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जयपुर जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 15% ऑफ सैलरी लेंगे आप, 15% ऑफ सैलरी। भाई 3 रेट थी आपकी यहाँ पर, आपकी 7.5% थी, 10% थी और 15% 3 रेट थी। तो आपको देखना था कि पॉपुलेशन यदि 10 लाख से कम है तो 7.5 थी, 10 से 25 लाख की पॉपुलेशन है 10% रेट थी, और 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% रेट थी। तो जयपुर की बात करी जा रहे हैं, चटर्जी जयपुर में कर्मचारी है तो 15% लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जयपुर की पॉपुलेशन ज़्यादा है 25 लाख से। इसके बाद में 15% निकालेंगे, और फिर 15% हमें निकालेंगे सैलरी का, तो हमें उसके लिए सैलरी निकालनी पड़ेगी। सैलरी का हम अलग अभी और सोल्व कर लेना, हो सकता है कोई और कोई चीज़ हमें सैलरी के लिए मिले। यहाँ पर 400 रुपये प्रति माह चौकीदार भुगतान था, ये आपकी फैसिलिटी थी, इसको आप लिख ही देंगे 400 × 12। कंपनी ने उनको 1.8 लीटर क्षमता वाली कार दी हुई, तो भाई ये जो कार की फैसिलिटी है ये स्पेशल जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय उसके लिए टैक्सेबल है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है क्योंकि इन्हें 80,000 पर मंथ ज़्यादा सैलरी है, तो साल भर की सैलरी 50,000 ज़्यादा ऑटोमेटिक बनेगी। वो सॉरी 80,000 ऊपर दी हुई है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो है ये कार्यालय और निजी दोनों कामों में लेते हैं। ठीक है, लेकिन सारे खर्चे कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है। सारे खर्चे कंपनी दे रही है, तो आपकी वैल्यू थी 1800 2400 रुपये, तो यहाँ 2400 रुपये पर मंथ आ जाएगी। ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम मानेंगे ड्राइवर नहीं मिला हुआ है, तो इसकी आंसर हो गया 2400 मल्टीप्लाई बाय आपका आंसर करेंगे इससे 12 से, ये आपका इसका आंसर गया। इसके बाद आया प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 7,000 रुपये। तो देखो प्रमाणित भविष्य रिकॉग्नाइज की बात करी जा रही है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज तो सेकंड नंबर का था, उसके अंदर बताया गया था आपको कि अपनी सैलरी का 12% आप दे सकते हो, उसके अंदर 12% है वो आप दे सकते हो। उसके ऊपर यदि आप दे रहे हो तो वो आपको उसका पार्ट माना जाएगा कि भाई आपको टैक्सेबल का पार्ट माना जाएगा, कि आपको टैक्स इनकम का पार्ट माना जाएगा। तो 12% तक आपको नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें सैलरी दी हुई थी आपको 80,000 रुपये दी हुई थी सैलरी, 1 लाख रुपये सैलरी दी हुई थी आपको सैलरी। तो उसका आप 12% करेंगे तो 12,000 आ रहा, तो 12,000 से कम है 7,000 रुपये। भविष्य निधि में जो ब्याज की बात करी गई है वो है आपकी बात की 13%। तो मैंने बताया था कि वहाँ पर जो उस चार्ट के अंदर आप देखें जहाँ भविष्य निधि चैप्टर मैंने टॉपिक लिया था, प्रोविडेंट फंड्स टॉपिक लिया था, वहाँ पर इसमें बताया गया था कि 9.5% तक इंटरेस्ट आपका एग्जाम्प्ट है, कितने 9.5% तक। तो लेकिन इससे ज़्यादा जो अबोव है वो आपके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। तो आप इसके लिए अबोव के और कैलकुलेशन करेंगे, वो अपन नीचे करेंगे क्वेश्चन। ये टैक्सेबल क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपकी सैलरी 1 लाख बन रही है। अभी देखी थी हमने ग्रोथ सैलरी 80,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 काटने के बाद 1 लाख सैलरी। 1 लाख का 12% अपन करेंगे कितना है 12,000, तो 12,000 से कम ही है ये अमाउंट, तो फिर इसमें तो कोई टैक्सेबल बनेगा ही नहीं। तो ये अमाउंट 9.5% से ज़्यादा ब्याज दर से दी जा रही है 16,250 रुपये। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। नियोक्ता ने उनके फ्रांस में चिकित्सा के लिए 80,000 रुपये, इस हेतु 15,000 रुपये यात्रा 15,000 रुपये यात्रा के तथा वहाँ ठहरने का 25,000 का भुगतान किया गया है। तो आप यदि मेडिकल फैसिलिटी लिए तो हमेशा एग्जाम्ट होती है, 80,000 रुपये भी अगले एग्जाम्ट होंगे, 15,000 भी और 25,000 सब आपके एग्जाम्ट होंगे। लेकिन ट्रेवलिंग के लिए बताया गया है कि यदि मान लो आप किसी ऐसे एम्प्लॉय हो जहाँ पर आपकी सैलरी ग्रोस सैलरी 2 लाख से ज़्यादा बन रही है, कितने ज़्यादा बन रही है 2 लाख से ज़्यादा बन रही है, तो उस केस के अंदर ये इसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मेडिकल जो अलाउंस मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है उसके अंदर मैंने लिखवाया था ये, यदि आपकी 2 लाख से कम है तो ठीक है मिल जाएगा, नहीं तो केवल ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए, बाकी सब तो एग्जाम्प्ट माने ही माने जाएंगे। उन्होंने अपने नियोक्ता के लिए 1 लाख नियोक्ता से मतलब एम्प्लॉयर से 1,20,000 का ऋण लिया है, लोन लिया है 2 व्हीलर के लिए। तो हमें पता मतलब नहीं किसी को ले 1,20,000 का लोन लिया है, 4% दर से लिया है, जबकि रेट कितनी है 17.60। तो देखिए रेट है 17.60 और ले रहा है कितना केवल 4%। जो डिफरेंस अमाउंट है इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपकी फैसिलिटी वैल्यूएशन में आएगा। तो 1,20,000 का इसमें से आप माइनस करेंगे तो 13.60 आप परसेंटेज निकाल लेंगे। हाँ, ये मानते हो कि आज की अन्य शीर्षों को कर योग्य आय 1,50,000 रुपये, तो इससे हम आखिरी में ऐड कर देंगे। ये देखो 2001 की जनसंख्या में जयपुर जनसंख्या 26 लाख है, तो यहाँ लिखा हुआ भी आ गया, आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा। इससे तो 26 लाख से ज़्यादा 25 लाख से ज़्यादा थी सही जयपुर की जनसंख्या। अब देखिए आगे मैं आंसर इसका सोल्व बताता हूँ आपको, ऊपर जो दिया हुआ था उसी को मैंने क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। ये हमने सोल्व कर लिया था, हमने 80,000 9,000 6,000 जोड़ेंगे 95,000 का, ये 5% में रेट निकाली थी, तो ये हमारी सैलरी बन गई 1 लाख। ये एक आंसर हो गया हमारा सैलरी का 1 लाख रुपये।
डीएनएस अलाउंस 1,000 रुपये पर मंथ दिया गया था, तो 1,000 पर मंथ आप ये कितने लिख देंगे, 12,000 रुपये हम लिख देंगे, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं है आपको। एंटरटेनमेंट अलाउंस बताया था 150 रुपये मिला था, ठीक है, तो 100 रुपये पर चाइल्ड एग्जाम था, वो हमने ये 36 रुपये मिला, 24 रुपये एग्जाम और 1200 रुपये आपके यहाँ पर जाएगा। कमीशन और सेल्स से, सेल्स आप कमीशन है वो सैलरी के पार्ट ऊपर ही लिख दें आप, इसमें अलग अलग नहीं लिख रहा है। अलाउंस से कमीशन को आप सैलरी के हिस्से में यही ऊपर ही लिख दें आप। हेडिंग लगाएं सैलरी, तो सैलरी में इसे लिख दें, बोनस को इनको कमीशन को ऊपर ही लिखें। फिर अलाउंसेस हेडिंग लगाएं, फिर अलाउंसेस के अंदर ये आने चाहिए आपके, डीएनएस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कमीशन और सेल्स की बात करें तो 10,000 आपको सीधा दिया हुआ था। एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया तो 700 रुपये पर मंथ, इसके लिए बिल्कुल एग्जाम नहीं होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो 700 रुपये पर मंथ 8,400 रुपये हो गए यहाँ पे साल भर के। ट्रेवलिंग अलाउंस की बात की 30,000 रुपये हमें मिले, 12,000 हमें 22,000 हम स्पेंड कर पाए, तो 8,000 आपके लिए टैक्सेबल हो गए। क्लोथ है जो गिफ्ट है वो आपके लिए एग्जाम हो जाएगा क्योंकि आपके पास में क्या था, 5,000 रुपये से कम है। वैल्यू ऑफ अनफर्निश हाउस कंसेशन रेट है 15% ऑफ 1,30,000 रुपये। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको 1,30,000 कैसे मिले, तो मैंने बताया था कि इस पर 15% आप क्यों लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ जनसंख्या कितनी हुई, 25 लाख से ज़्यादा हुई, तो 15% आप रेट लेंगे। तो आपके लिए बताया गया, इसके बता दूँ कि 1,30,000 रुपये कैसे के लिए आपको इसमें सैलरी लेनी थी, आपको इसमें ना डीए लेना था, लेकिन डीए आप रिटायरमेंट के बेनिफिट का पार्ट लोगे और सारे कमीशन ले लोगे आप, सारे कमीशन है, बोनस है आप ले लोगे, सारे अलाउंसेस आप ले लोगे, ये सारी चीज़ें आप ले लोगे। तो इसको मैं बात करूँ तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आएगी, मैं वापस आपको नोट कराता हूँ। देखो कौन कौन सी चीज़ आएगी इसके लिए आप सबसे पहले तो आपकी सैलरी आएगी 1,00,000 रुपये, ये आएगी आपकी। डीएनएस अलाउंस आपको 1,000 पर मंथ दिया हुआ है, लेंगे इस 1,000 को पर मंथ हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि रिटायरमेंट जो बेनिफिट का पार्ट था वो 200 रुपये था, ऊपर क्वेश्चन दिया था कि 200 रुपये का रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो 200 × 12 करेंगे तो आप इसकी जगह आप कितने लेंगे यहाँ पर, 2,400 रुपये, तो 1,00,000 प्लस 2,400 रुपये। फिर जो भी अलाउंसेस का जो भी टैक्सेबल पार्ट है वो लेंगे, जैसे आप 1,200 ले लेंगे यहाँ पर, कमीशन और सेल्स पूरा लेंगे 8,400 लेंगे, 8,000 भी लेंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे आप। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 1,30,000 रुपये। मैं आपको इसको बता भी देता हूँ इसने कहाँ ऐड कर रखा है, ये देखो इसने सोल्व कर रखा है यहाँ पर। 1,00,000 रुपये सैलरी भी, ये डीए है ले लिया, ये एक अलाउंस था और ये कमीशन सेल्स था, ये भी अलाउंस था और ये भी अलाउंस था, ये सारे ले लिए तो 1,30,000 रुपये आपका आंसर बन गया। ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन में 1,000 के पर मंथ के साथ दिया हुआ है कि यहाँ 200 रुपये लेंगे क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है वो 200 रुपये पर मंथ वाला, ये तो 200 × 12 करते हैं 2,400 रुपये के लिए आ गया, तो 1,30,000 रुपये ये बन गई। तो इस 1,30,000 रुपये का हम करेंगे 15%, तो 1,30,000 का हमें 15% करेंगे तो हमारे कार की ये हाउस की जो फैसिलिटी आ गई 19,500 रुपये। अब रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर से उन्होंने पैसा वसूल किया है, ऊपर आया था सैलरी से 5,000 काटने के बाद सैलरी दी गई है, तो 5,000 रुपये आपसे वसूल किए गए थे, तो आपके पास कितने आंसर हुए, 14,500 रुपये हमको आसान गया। अब आप हेडिंग लगाएंगे फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़ को आप एक साथ लिखेंगे, 3-4 लाइनें छोड़कर आप फैसिलिटीज़ लिखेंगे। उसका रीजन ये होता है एग्जाम इस तरह से लाइन छोड़ने का, ताकि आपको कोई चीज़ याद आ जाए, भाई कोई मिसिंग रह गई तो आप लिख सकते हो वापस वहाँ पर। तो फैसिलिटीज़ की बात की जाएंगे तो कुक की फैसिलिटी 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये है, वॉचमैन की 400 रुपये के हिसाब से ये टैक्सेबल होगी। कार की फैसिलिटी में 2,400 रुपये, ड्राइवर के कुछ नहीं मिला तो हम नहीं मानेंगे ड्राइवर मिला हुआ है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन RPF के अंदर तो 7,000 रुपये टैक्सेबल बनता है, लेकिन इसके अंदर 12% का हिस्सा होने के कारण ये भी एग्जाम्प्ट हो गया आपके लिए पूरा, ठीक है, क्यों 12,000 रुपये तो कम से कम होना चाहिए था। इंटरेस्ट क्रेडिट और RPF की बात करें तो 16,250 रुपये था, लेकिन अमाउंट एग्जाम्प्टेड मिल जाएगी आपको केवल 9.5% की रेट से, वो हम नीचे सोल्व कैलकुलेशन कर रखी है, तो अमाउंट 11,875 रुपये आएगी, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगी। अभी ये बताऊंगा कि कैसे इसमें टैक्सेबल मिलेगी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, मेडिकल एक्सपेंस, ट्रीटमेंट इन फ्रांस है, तो ये आपको 15,000 रुपये टैक्सेबल होगा। वो क्यों टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसके बिना भी आपकी जो फैसिलिटी है, इस 15,000 को शामिल किए बिना भी आपका जो ग्रोथ सैलरी है वो 2 लाख से ऊपर हो रही थी। उसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि इस अलाउंस को ऐड किए बिना भी यदि आपकी सारी सैलरी वे पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह सबको जोड़ने के बाद जो ग्रोथ सैलरी आपकी 2 लाख से ज़्यादा बन रही है तो आपको छूट नहीं मिलेगी। यदि ये 15,000 में यहाँ नहीं भी लिखता तो मेरा आंसर यहाँ 2,07,000 रुपये होता, तो 2 लाख से ज़्यादा होने के कारण फिर बाद में हमारे पास जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है उनकी छूट नहीं मिलेगी। बाकी वहाँ रहने का खर्चा आपके लिए एग्जाम्प्ट माना जाएगा, वहाँ बीमारी के लिए जो पेमेंट करे वो एग्जाम्प्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट लोन मैंने बताया 13.6%, भाई उसने बोला था कि मार्केट रेट 17.60 है और वो कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो केवल 4% दे रहा है, तो 13.60 आपकी फैसिलिटी मान जाएगा, तो 13.6 फैसिलिटी और 1,20,000 रुपये पे आप लगाएंगे, क्योंकि उसने 1 अगस्त को लिया था, तो 1 अगस्त से आप काउंट करेंगे, तो अगस्त से लेकर आप 31 मार्च काउंट करें तो 8 मंथ्स हो गया, तो 8 मंथ्स की कैलकुलेशन करेंगे आप यहाँ पर, तो कितना गया 10,800। इस प्रकार इन सबको ऐड करेंगे आप 2,22,700 रुपये बन गए। 50,000 रुपये की डिडक्शन है वो नहीं बोलेगा तो भी आपको देना है ये, और ये आपके लिए टैक्सेबल इनकम बन गई है यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन करी इन्होंने रेंट की, तो रेंट की 95,000 आपसे इन्होंने लिया है। 95,000 100/95 की है, वो मैंने आपको बताया है। इसके बाद में बात करेंगे बिक्री पर वेतन कमीशन है, छोड़िए इसको। ये देखिए एक चीज़ आई थी कि आपको 16,250 रुपये ब्याज मिल रहा है और वो कितना था 13% की रेट से, तो फिर 9.5 रेट से कितना होगा 11,875 रुपये। भाई किसी भी अमाउंट का 13% ये बन रहा है 6,250, ये कितना बन रहा है 13%, तो उसका 9.5% कितना बनेगा वो इस तरह से अपन सोल्व करेंगे। तो वहाँ से 11,875 रुपये, तो 9.5% तो एग्जाम था, तो ये तो हम माइनस कर देंगे इसमें से, और बाकी अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल होगी, वो हमने ऊपर लिखी हुई है। उस 15,000 रुपये लिखे बिना भी हमारी सैलरी 2 लाख से ज़्यादा जा रही थी। इस कारण 2 लाख ज़्यादा होने के कारण हमारे पास में ये इनकम टैक्सेबल हो गई थी। जो चिकित्सा पे जाने के लिए जो यात्रा हुआ था वो हमारे लिए टैक्सेबल हो गया था। 1,30,000 रुपये मैंने आपको सोल्व कर दिए। तो कार के लिए 2400 रुपये फरमंद होगा, ड्राइवर हमें नहीं मिला हुआ है यहाँ पर। और इंटरेस्ट इसकी बात करी जाए, सुविधा की वैल्यू उसकी इंटरेस्ट की, तो 17.60 दिया था, 4% हमें दे रहे थे, 13.60 हमारे फैसिलिटी मानी जाएगी। इस प्रकार मैं थोड़ा लाइटली समझाने की कोशिश करी कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर 3 मेन हेडिंग्स लगाने हैं। पहला है सैलरी, 4-5 लाइन उसके लिए छोड़ेंगे आप। फिर बाद में आपको हेडिंग लगाना है अलाउंसेस के लिए 7-8 लाइन छोड़ेंगे। फिर लगाना आप पर्स पर उसके लिए 5 लाइन आप छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हम कॉलम छोड़ते चलेंगे। फिर जैसा भी जो भी आपको पॉइंट मिलता है उसको, लेकिन आपको लगता है कि यदि पॉइंट में अभी सोल्व नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं अपन, RFA की रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करें, तो हमें जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सैलरी चाहिए होती है, हमें ये सब अमाउंट चाहिए होती है। तो फिर उसको हम गोला कर देंगे हम एग्जाम के अंदर, कि हम इसे गोला कर देंगे ये भी आउटस्टैंडिंग की पेंडिंग से हम बाद में सोल्व करेंगे। ये सारे टिप्पणी वो नोट से आपको बनाकर आने हैं इंग्लिश में, जैसे भी आपकी लोकल लैंग्वेज जैसे भी आपको बनती है वैसे आप वहाँ लिख कर आएंगे कि हमें इतना माना है, ऐसे माना है, ऐसे किया है इसके अंदर। इस प्रकार से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मैंने यहाँ 2 ही एग्जाम्पल लिए। कल से मैं जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करूँगा, वो है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद में जो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व करें, एग्जाम्पल से सोल्व करें, उनको समझें। वहाँ से कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, इसके जो नीचे की टिप्पणियाँ हैं, नोट्स, इनमें आंसर ढूंढें उसका, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। फिर भी ये समझ नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, स्क्रीनशॉट लेकर कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका आपका सोल्यूशन, उसका आंसर बताऊँगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।